जनन तंत्र मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं। और ये नोट्स खोल लेना है, जिन लोगों के पास नोट्स पहुंच गए हैं वो लोग नोट्स लेके बैठो। ठीक है, ये जुड़ने दो और लोगों को। ज्वाइन करो बेटा फटाफट। तो मेरे पास डाउट तो नहीं आए हैं किसी के यहाँ से भी, 12th वाले पोर्शन से भी, है ना। तो जो जो चीजें याद रखने वाली है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें देखेंगे, है ना। जिन लोगों के पास नोट्स है वो लोग नोट्स पे अब यहाँ पे स्टार और पॉइंट्स लगाते हुए चलना है ना। ये 2-3 लोग और हैं, इन लोगों को और ऐड हो जान दो, फिर बता रहे हैं ना। किसी को नेटवर्क वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो पता अपना कैमरा ऑफ रख सकते हो, जिसके कारण ज्यादा डाटा नहीं लगेगा, तो आवाज आसानी से क्लियर आया करेगी। ठीक है ना। और कुछ लोग शायद थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो लेट के लिए थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो बेटा, सब लोग थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। चले, वैष्णवी है, दीक्षा है, नैना, स्वाति, कामिनी। सर हाँ, आज टाइम चेंज करने का सारे लोगों से पूछना पड़ेगा बेटा वो, और दूसरी क्लासे भी सब सेट करना पड़ेगा तब। ग्रुप में डालूंगा जो भी वो रहेगा। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ सर। ठीक है। तो हम क्या चीज देख रहे थे, मानव में प्रजनन देख रहे थे, है ना। मानव में प्रजनन में क्या हो रहा था यहाँ पे, लैंगिक प्रजनन। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंगिक प्रजनन हो रहा है, मतलब मेल फीमेल 2 अलग अलग बॉडियां रहती है और 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं लैंगिक प्रजनन में, है ना। एक युग्मक क्या रहता है यहाँ पे, नर युग्मक रहता है, और एक मादा युग्मक। नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। शुक्राणु जब अचल होता है तो वो स्पर्मेटिड कहलाता है, जब वो चल हो जाता है तो वो स्पर्मेटोजोआ कहने लग जाता है। और जो एग रहता है वो क्या कहलाता है, जब अंदर वो रहता है तब ओवा कहलाता है, जब वो फैलोपियन ट्यूब में जाके सेकेंडरी ओसाइट से वृद्धि कर लेता है तब वो क्या कहलाने लग जाता है, एग कहलाने लग जाता है ना। फिर जनन अंग, तो जनन अंग में क्या होते हैं, 2 प्रकार के अंग होते हैं। पहला रहता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंगों का मतलब ये होता है जहां से युग्मक का निर्माण हो रहा है,
तो ये क्या है, प्राथमिक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंगों का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प मतलब रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट प्रजनन में शामिल नहीं होते हैं लेकिन मदद करते हैं, जैसे कोई ट्यूब हो गई, कोई लेयर हो गई, है ना, कोई ग्रंथि हो गई। तो ये सब चीजें क्या करती है, प्रजनन में सहायता करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट ये इन्वॉल्व नहीं होती है रिप्रोडक्शन में। तो वो वाले ऑर्गन सब क्या कहलाते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाते हैं, है ना, जिसमें क्या आ जाती है, ग्रंथि आ जाती है, ट्यूब आ जाती है, गुहा आ जाती है, कोई कैविटी आ जाती है, ये सब द्वितीयक। और प्राथमिक जनन अंग में क्या आता है, वृषण, मेल के अंदर में वृषण और फीमेल के अंदर में ओवरी, क्या अंडाशय, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नर जनन तंत्र की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण व वृषण कोष होता है। जोड़ी, बेटा ये वर्डिंग भी याद रखना है अंगों के लिए, जोड़ी में होते हैं, दो वृषण रहते हैं ना, एक जोड़ी अर्धी वृषण रहते हैं, है ना, दो यहाँ पे एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी शुक्रवाहिका, दो वास डिफरेंस पाई जाती है ना, एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, दोनों साइड दो रहते हैं, है ना, एक यूरेथ्रा, अब क्या हो गया, यहाँ से एक हो गया, यूरेथ्रा एक था, पेनिस एक था, प्रोस्टेट ग्लैंड एक थी, काउपर्स ग्लैंड एक थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पे नर जनन अंग की संरचना। तो नर जनन अंग की संरचना में क्या चीज हो रही है, सबसे पहले है वृषण, और वृषण के अंदर, वृषण कहाँ होते हैं, उदर गुहा के बाहर सैक्रोटम में होते हैं। ये वाला पॉइंट अंदर अंडरलाइन करो बेटा, वृषण उदर गुहा के बाहर ये वृषण कोश में होते हैं, है ना, एक थैली जैसी संरचना होती है जो क्या कहलाती है, सैक्रोटम कहलाती है, ठीक है। अब ये बाहर की ओर क्यों उपस्थित हो रहे हैं, तो बाहर की ओर इसलिए उपस्थित होते हैं, ये यहाँ पे वृषण कोश, है ना, बाहर की ओर इसीलिए प्रेजेंट हो रहे हैं क्योंकि शरीर से इनका टेम्परेचर कम रह सके और अच्छी संख्या में और ज्यादा हेल्दी, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे स्पर्मों का निर्माण हो सके, ठीक है। तो ये फिर इस टेस्टिस के अंदर में ही क्या होती है, बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं होती है जिनके लिए यहाँ पे 7 से 8 कक्ष होते हैं। ये कक्ष जो रहते हैं ये क्या कहलाती है, टेस्टिस लोब कहलाते हैं, वृषण कोश कहलाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुंडलित नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है, शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती है जिसके अंदर में शुक्राणु का निर्माण होता है। सारी ये शुक्र जनन नलिकाएं यहाँ बाहर की ओर आ जाती है और एक जाल जैसी संरचना बनाती है और ये क्या कहलाता है, वृषण जालक या रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। फिर ये रेट ऑफ टेस्टिस यहाँ पे वॉस इफ्रेंसिया, ये सारे रेट ऑफ टेस्टिस क्या होते हैं, वॉस इफ्रेंसिया के द्वारा क्या होते हैं, एपिडिडाइमिस में खुल जाता है और एपिडिडाइमिस में और वास इफ्रेंसिया में ही जो स्पर्मेटिड है वो आके पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और चल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। फिर यहाँ पे 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी ये नली रहती है, ये नली क्या कहलाती है, शुक्रवाहक, है ना, वास डिफरेंसिया कहलाती है ना। और फिर यहाँ पर ये दो क्या है, क्या बोलना चाहिए इसको, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, दो शुक्राशय होते हैं और ये क्या करता है, पोषक पदार्थों का स्त्रावन करता है, पोषक पदार्थ वाले स्त्राव या लिक्विड का स्त्रावन करता है जिसमें ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, फ्रक्टोज रहता है जिसके कारण शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। फिर यहाँ पर जहाँ पे शुक्राशय की डक्ट और ये जो यहाँ सेमिनल ये वास डिफरेंसिया आई थी, ये जिस स्थान पे मिलती है वो वाली ट्यूब क्या कहलाती है, इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नली कहलाती। फिर यहाँ पे से चालू होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है जो क्षारीय पदार्थ का स्त्राव करती है और यहाँ पे स्पर्म के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट उसको सुटेबल इन्वायरमेंट प्राप्त कर देती है ताकि वो आसानी से यहाँ पे जीवित रह सके। फिर आती है काउपर्स ग्रंथि, इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं और ये एक फ्लूइड का स्त्राव करती है जो सीमन के अंदर में एक विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न करता है। फिर आता है पेनिस, ये स्पंजी उत्तक की बनी हुई संरचना रहती है जिसके अंदर में ब्लड वेसल्स रहती है जो इजैकुलेशन या इरेक्शन में मदद करती है। सामने साइड में ग्लैंड ऑफ पेनिस रहता है जो यूरिन वगैरह को शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है ये भी याद रखना है, अभी बताया था सेकेंडरी और प्राइमरी ऑर्गन थे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट वाइज
ये टेम्परेचर याद रखना है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको बार अंडरलाइन करो, इतना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप, ठीक है। फिर है शुक्रासन, ये टेस्टिस के अंदर में इसकी लंबाई, मतलब लंबाई कितनी हो रही है 2.5 सेंटीमीटर है, मोटाई 1.25 सेंटीमीटर है, और कैसे होते हैं ये, अंडाकार होते हैं, और वृषण में 400 से 600 कुंडलित नलिका होती है, ये चीज बेटा, वृषण में 400 से 600 कुंडलित नलिकाएं होती है, और ये कुंडलित नलिकाएं क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है, ठीक है। यहीं पर क्या होती है, इंटरस्टाइटल सेल होती है, जिसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, और ये हार्मोन क्या कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। फिर इसी के अंदर में कुछ बड़ी कोशिकाएं रहती है, वो कोशिकाएं कहलाती है सार्टोली सेल, और इनका कार्य होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ये वाली लाइन अंडरलाइन करो यहां से, सार्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, ठीक है, किया बेटा इतना। ठीक है, अगला है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में क्या हो रहा था, अभी पिछले मैंने डायग्राम में देखा था, वृषण के अंदर में जितनी भी नलिकाएं थी वो सब बाहर आके क्या हो रही थी, एक जाल जैसी संरचना बना रही थी। अब वो क्या कहला रहा था, रेट ऑफ टेस्टिस कहला रहा था वृषण जालक। ये वृषण जालक क्या हो रहा है, आगे की और एक कुंडलित और मोटी नलिकाओं में खुलता है, जो क्या कहला रही थी, वॉस इफ्रेंसिया कहलाती है। कुंडलित नलिका निकलती है जो वॉसिफ्रेंसिया, और ये सारी वॉसिफ्रेंसिया क्या हो रही थी, आगे की ओर आके अधिवृषण में खुल जा रही थी, है ना, अधिवृषण में। अब फिर ये वाला अंडरलाइन करो, अधिवृषण के अंदर ही शुक्राणु का परिपक्वन व संग्रहण होता है। ये वर्ड याद रखना बेटा, परिपक्वन और संग्रहण, ये वर्ड याद रखना है दोनों, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही इसी से बनना है कि शुक्राणु का संग्रहण व परिपक्वन कहाँ होता है, तो एपिडिडाइमिस के अंदर होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है, ठीक है। फिर एपिडिडाइमिस से एक लंबी नली निकलती है, जो 30 से लेके 35 या 40 सेंटीमीटर तक लंबी रहती है, और ये कहाँ जाती है, कहाँ से शुरू होती है। अब ये याद रखना है वॉस डिफरेंशिया के लिए, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। तो कहाँ से शुरू हो रही, अधिवृषण से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, शुक्राशय तक, ठीक है। अधिवृषण से चालू होती है, एपिडिडाइमिस से, और सेमिनल वेसिकल तक जाती है। ठीक है बेटा। अगला आता है सेमिनल वेसिकल। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें से ये बनता है, शरीर के अंदर में एक ही ऐसी जगह है जहां पे फ्रक्टोज का निर्माण होता है। तो फ्रक्टोज का निर्माण कहाँ होता है ये पूछेगा, तो क्या बताना है, शुक्राशय, ठीक है। कैसे रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं, पतली दीवार वाले रहते हैं, 4 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं, और कहाँ पर होते हैं ये, अब यहाँ पर ये वाला वो करो, प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं। जो शुक्राशय रहते हैं सेमिनल वेसिकल, वो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होते हैं, ठीक है। अभी बताया था क्या कर रहे हैं, यहाँ से चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावन होता है, जो शुक्राणु को पोषण और तैरने के लिए स्थान प्रदान करता है। और यही चीज अब यहाँ पे जब इस फ्लूइड के अंदर में स्पर्म आके मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सीमन या वीर्य कहलाता है, ठीक है। जब तक इसके अंदर में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, तब ये क्या कहलाता है, यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड कहलाता है, या शुक्राशयी द्रव या शुक्राशयी दूध, ठीक है, सेमिनल मिल्क, ठीक है। ठीक है, दोनों जो शुक्राशय, अभी ये पिछले वाले इस पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ये 2 शुक्राशय प्रेजेंट थे, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 साइड, ये जहां पर खुल रहा है, और ये जो यहाँ पे वॉस डिफरेंशिया आई है, ये जिस स्थान पे ये दोनों ट्यूबें मिलती है, मतलब शुक्राशय की नली और ये जो शुक्रवाहिनी है, इसकी जो नली मिलती है वो क्या कहलाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नली, ठीक है, स्खलन नली कहलाती है, ठीक है। फिर स्खलन नली
यूरेथ्रा के अंदर में खुलती है और यहीं पर क्या सर आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है। ठीक है, तो क्या कहला रही थी, ये स्खलन नली कहला रही थी। और ये क्या होती है, यूरेथ्रा में खुलती है, मूत्र मार्ग में, है ना, यूरेथ्रा में खुलती है। और यूरेथ्रा के दोनों ओर और शुक्राशय के नीचे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और प्रोस्टेट जो ग्रंथि रहती है वो भी कहाँ, उसकी भी जो डक्ट आती है वो भी कहाँ पे खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है, यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है, अगली संरचना आती है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। ये क्या हो रहा था, एक पेशीय संरचना हो रही थी। और कैसी होती है, ब्लेडर से मतलब कैसी, लंबी नली के जैसी संरचना होती है। और जो यूरिनरी ब्लेडर है, मूत्राशय है, वहां से यूरिन को लाती है और शरीर से यूरिन सर आवाज नहीं आ रही। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? किसको आवाज नहीं? यस सर, आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है? ठीक, ठीक है। तो अब एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी बन जाता है कि यूरेथ्रा का क्या कार्य होता है। तो यूरेथ्रा का उभय लिंग मतलब क्या होना, बोलना चाहिए, होमोलोगस ऑर्गन होता है। मतलब क्या, दो काम एक साथ करता है यूरेथ्रा। यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालता है और सीमन को भी, ये वीर्य को भी बाहर निकाल रहा है और यूरिन को भी। ठीक है, दोनों चीजें कहाँ से बाहर आती है, यूरेथ्रा से। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है, ये यहाँ पे ये या वर्ड जुड़ा हुआ है ना, पेनिस या सिस्न, ये दोनों साथ में कर दिए, या और ये अलग अलग है ना। पेनिस या उसको क्या बोलते हैं, सिस्न बोलते हैं। और वाला है ये या, है ना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर लेना। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है, पेनिस, ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हो रहा है, मतलब बाहरी जनन अंग। अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी वो सब क्या हो रही थी, इंटरनल, आंतरिक जनन अंग थे। अब जो पेनिस है वो क्या है, यहाँ पे बाहरी जनन अंग है। और ये काय का बना होता है, स्पंजी उत्तक का। इस वर्ड को भर अंडरलाइन कर लो, स्पंजी उत्तक का बना होता है। और इसके बीच में क्या होता है, यूरेथ्रा उपस्थित होता है। इसका सामने वाला भाग, जैसे यहाँ पर, एक सेकंड डायग्राम पे आने दो। ये क्या है, यहाँ पे पेनिस हो रहा है। अंदर साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर अंदर में बीच में इसमें क्या उपस्थित है, यूरेथ्रा उपस्थित है। इसका जो सामने वाला भाग है, ये सामने वाला भाग जो है, ये क्या कहलाता है, सिस्न मुंड या तो फिर ग्लैन ऑफ पेनिस कहलाता है, ग्लैन ऑफ पेनिस। ठीक है। फिर जो इसकी बॉडी है, ये जो यहाँ पे बॉडी दिख रही है, इसमें क्या होती है, ये स्पंज उत्तक है, तो इसके अंदर में यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। जब इरेक्शन होता है तो क्या होना है, इसके अंदर में यहाँ पे ब्लड भर जाता है। ठीक है, और क्या वर्क हो रहा है इसका, तो पेनिस का वर्क होता है जो भी यहाँ पे स्पर्म है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में पहुंचाना। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? किसी को कुछ यहाँ तक डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, ठीक। अगली चीज है अब यहाँ से ग्लैंड, है ना। ग्लैंड में क्या हो रही है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और क्या दूसरी क्या हो रही है, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, है ना। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित थी, ये अभी हमने डायग्राम यहाँ पे जस्ट देखा था। देखो, ये प्रोस्टेट ग्रंथि यूरेथ्रा के दोनों ओर उपस्थित है। ये काउपर्स ग्लैंड भी क्या हो रही है, यहाँ पे मटर के दाने के समान रहती है, छोटी सी रहती है, और यूरेथ्रा के दोनों ओर उपस्थित रहती है। अब एक चीज मैंने और बताई थी कि हमको ये चीज याद रखना है, कोई भी ग्रंथि जनन अंगों के अंदर, मतलब कोई संरचनाओं के अंदर में उपस्थित नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर ये हम पेनिस की बात करें और यूरेथ्रा की बात करें, तो यूरेथ्रा के अंदर में यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर में कोई ग्रंथि नहीं है। जो भी ग्रंथियां उपस्थित है वो कहाँ हो रही है, जनन अंग के साइड में हो रही है, या किसी ट्यूब या किसी कैविटी के बाहर प्रेजेंट है।
ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जनन अंग के अंदर ग्रंथि उपस्थित होती है या नहीं है। तो यहाँ पर तो हम ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, तो अंदर नहीं उपस्थित है, जनन अंगों के साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। या वो पूछता है पेनिस के अंदर में कोई ग्रंथि है क्या, वेजाइना के अंदर में कोई ग्रंथि है क्या, तो नहीं है, है ना, कोई ग्रंथि प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो यूरेथ्रा के प्रोस्टेट ग्रंथि क्या हो रही थी, यूरेथ्रा के दोनों ओर हो रही थी, जिससे दूध के समान एक स्त्राव हो रहा था, है ना। और जो क्या कर रहा था यहाँ पे सीमन के अंदर को उसको पतला भी कर रहा था। मतलब अब यहाँ पे देखो ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, काउपर्स ग्लैंड हो गया, ये तीनों का वर्क ये हो रहा है कि ये जो शुक्राणु आ रहा है ना, जो स्पर्म आ रहा है, उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल, साथ में उसको वहां तैरने के लिए स्थान, और बाहर साइड में जो वेजाइना और पेनिस में जो अम्लीय वातावरण है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये स्त्राव करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर यहां से जो ग्रंथि के द्वारा क्या हो रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है उससे एक विशेष प्रकार की स्मेल भी उत्पन्न हो जाती है सीमन में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना बेटा। ठीक है, यस सर। ठीक है। ये यहाँ पर एक हेडिंग सुधारना है। ये यहाँ ये जो लाइन दिख रही है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके सामने साइड में लिख लो यहाँ पे काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि कहाँ होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यूरेथ्रा के दोनों और मटर के दाने के समान होती है, जो क्या करती है, क्षारीय द्रव का स्त्रावन करती है। अंडरलाइन में करना है, क्षारीय द्रव का स्त्रावन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है। सर वहाँ पे जगह छुट्टी वहाँ पे लिखना है। हाँ बेटा, यहाँ पे काउपर्स ग्रंथि लिख लो, काउपर्स ग्रंथि। हाँ सर। यहाँ पे ये शायद निशा की आवाज थी। हाँ सर। पहचानने लग जाऊंगा आवाजें धीरे धीरे। चलो अब यहाँ पे आते हैं नोट्स। तो क्या चीज हो रही है, शुक्राणु और शुक्राशय द्रव, प्रोस्टेट ग्रंथि का फ्लूइड, प्रोस्टेटियल फ्लूइड है ना, काउपर्स फ्लूइड, ये सारे चारों ग्रंथियों का फ्लूइड और स्पर्म, ये सब मिलके क्या कहला रहा है, सीमन या तो फिर वीर्य कहला रहा है। ठीक है, सीमन या वीर्य कैसे होता है, गाढ़ा सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन कब, जब उसमें इन सारे फ्लूइड में जब स्पर्म आके मिल जा रहा है तो वो सीमन कहलाता है। ठीक है। फिर ह्यूमन के अंदर में एक इजैकुलेशन में, एक स्खलन में 2.5 2.5 से लेके 3.5 ml सीमन निकलता है। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अब भी बताया, ये शुक्राणु और सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटियल फ्लूइड, काउपर्स फ्लूइड, ये सब चीजें जब मिक्स हो जाती है तो क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इन फ्लूइडों के अंदर में जब तक शुक्राणु नहीं आता है तब तक वो सीमन नहीं कहलाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ फिर है जो इजैकुलेशन हुआ यहाँ से 2.5 ml से लेके 3.5 ml जो सीमन निकला है बॉडी से, उसमें 20 से लेके 40 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं। 20 से लेके 40 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं। और इतने में से क्या होता है, सिर्फ एक शुक्राणु निषेचित होता है। एक के साथ में कनेक्ट कौन होता है, सिर्फ एक, है ना। ठीक है। फिर सीमन में क्या क्या चीजें होती है, तो सीमन में क्या क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, कुछ विटामिन, कैल्शियम, सिट्रिक अम्ल और फ्रक्टोज। यहाँ पे एक चीज छूटी है, फ्रक्टोज भी जोड़ो बेटा, फ्रक्टोज तथा अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ में क्या है,
जैसे उसमें अमीनो अम्ल है, दूसरे प्रकार के हार्मोन है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट उपस्थित रहना है ना, जो उसमें चिपचिपापन उत्पन्न कर दे रहे हैं, क्षारीय वातावरण बना के रख रहे हैं ताकि स्पर्म अच्छे से वहां पे वृद्धि कर सके, है ना। फ्रक्टोज भी जोड़ लेना बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इतने में कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो नो सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रजनन अंगों के कार्य, ये एकदम शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सिर्फ उसने बोल दिया कि प्रजनन अंग दे दिया, ये सही जोड़ियों में आ जाते हैं ना कि प्रजनन अंगों में क्या कार्य हो जा रहा है। तो पहले हमने बताया थे 2 तरह के प्रजनन अंग हो रहे थे, एक प्राथमिक और दूसरा क्या हो रहा था, द्वितीयक। प्राथमिक में जो हो रहा था, क्या हो रहा था, वृषण, और इसका निर्माण है युग्मक निर्माण और लिंग हार्मोन का स्त्रावन। और लिंग हार्मोन कौन सा था बेटा, टेस्टोस्टेरोन, और इसी को क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन भी बोलते हैं, नर हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना बेटा, टेस्टोस्टेरोन जिस जो है वो क्या कर रहा है, इन द्वितीयक अंगों को सक्रिय बनाता है, इनके विकास में वो मदद करता है, ठीक है। इन द्वितीयक अंगों के विकास और उनको कार्यों को बढ़ाता है, उनके कार्यों में कार्य करने में मदद करता है उनको, ठीक है बेटा, ठीक है। फिर अब भी बताया था अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्राणुओं का परिपक्वन व संग्रहण करता है। क्या क्या बेटा, ठीक है। द्वितीयक जननांग में अधिवृषण, एपिडिडाइमिस अभी बता दिया, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वॉज डिफरेंस बोलती है। और ये क्या करती है, शुक्राणुओं का स्थानांतरण कहां से कहां तक करती है, ये अधिवृषण से लेके कहां तक ले जाती है, शुक्राशय तक। अधिवृषण से, या शुक्राशय बोलना चाहिए, या यूरेथ्रा तक ले जाती है ना, यूरेथ्रा तक ले जाने का कार्य करती है। फिर है शुक्राशय, सीमन का तरल भाग का संश्लेषण करता है, मतलब सीमन निर्माण के लिए जो फ्लूइड चाहिए होता है उसका निर्माण करता है। फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी फ्लूइड का निर्माण कर रही। काउपस ग्रंथि, ये याद रख लेना, ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, स्टार में याद रख लेना। ये तो क्षारीय तरल पदार्थ बनाती है, क्यों, ताकि जो यूरेथ्रा के अंदर में एसिडिक इन्वायरमेंट है और जो वेजाइना के अंदर में एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है उसको कम कर सके, और वहां पे स्पर्म को वो अच्छे से, वो स्पर्म आसानी से वहां पे गति कर सके, आसानी से आगे बढ़ सके, उसके लिए। फिर आता है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर यूरिन का संग्रहण करता है और सीमन के संवहन में भी सहायक होता है। शिश्न ये कैपिटुलेशन में मदद करता है, या इसी को क्या बोलते हैं, मैथुनांग भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये कार्य। यस सर। ठीक है सर, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कौन करता है? वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो इंटरस्टाइटल सेल रहती है, वो ये यहाँ पर दिख रही है, इंटरस्टाइटल सेल, है ना। अब जो तुम लोगों को डायग्राम तैयार करना है, ये डायग्राम तैयार करना है, ये भी डायग्राम तैयार करना है, ये भी। अगर उसने बोला वृषण की अनुप्रस्थ काट बताओ, तो ये वाला और ये वाला बनाना है, 2। और अगर क्वेश्चन आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अनुप्रस्थ काट बना, तो ये वाला भी बना देना है, एक सेकंड, ये वाला भी बना देना और ये भी बना देना है, ठीक है, दोनों बनाने हैं, ठीक है। और अगर बोल दिया वृषण की अनुप्रस्थ काट बना, तो वैसे तो ये तीनों भी बना सकते हो, तीनों भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम सारे लोगों की कॉपी में होना चाहिए। एक अभी तक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, और यहाँ पे वृषण की अनुप्रस्थ काट का, ठीक है। या ये भी बना सकते हो, यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है ना। जो अच्छा लगता है, जहां से समझ आता है वो वाला बनाओ, ठीक है। नाम जितने ज्यादा लिख सको उसमें उतने ज्यादा नाम लिखना है। और ये सारे 12th वाले सारे बच्चे इसका डायग्राम बनाएंगे आज और कल मॉर्निंग तक या आज इवनिंग तक यहाँ ग्रुप में सेंड हो जाना चाहिए,
ठीक है, ग्रुप में सेंड हो जाना चाहिए। सर ये तीनों? बेटा ये तीनों जी सर। यहाँ से ये भी देख के बना सकते हो, मतलब जो अच्छा लग रहा है इनमें से वो बनाना है, इसीलिए मैंने ऑप्शन में ये वाला भी डाल दिया और ये भी डाल दिया यहाँ। क्या बेटा? सर एग्जाम में आते हैं डायग्राम? हाँ हाँ बेटा, तभी बनवा रहा हूँ, आता है है ना? और सर हाँ। ये जो कॉपी में नोट टैकर वाले बनाए तो वो भी बना सकते हो। देखो मैंने ये ऑप्शन वाले इसीलिए, जैसे यहाँ पे ये प्रिंटेड वाला डाल दिया है, ये इसलिए डाल दिया कि हो सकता है उसमें कहीं पे कोई नाम समझ नहीं आ रहा हो, कोई संरचना कहीं पे समझ नहीं आ रही हो, इसीलिए ऑप्शन में ये वाले डायग्राम दिए है। तुमको जो अच्छा लगता है वो वैसे बना सकते हो, ठीक है, जो अच्छा लगता है दोनों में से। यस सर। लेकिन नाम ज्यादा से ज्यादा रखना। जैसे ये बना दिया तो इसमें यहाँ इंटरस्टाइटल सेल हमने नहीं दिखाई है, लेकिन यहाँ पर इंटरस्टाइटल सेल दिखाई है ना ये, तो यहाँ पर इंटरस्टाइटल सेल भी बना देना है फिर, ठीक है। कुछ डाउट है इतने पे? नो सर। ठीक है, कल मॉर्निंग तक मेरे पास लिस्ट है, कल मॉर्निंग तक सारे लोगों के डायग्राम पहुंच जाना चाहिए ग्रुप में। अच्छा एक और चीज बता रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल बनाया उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए मैं हिंदी में ऑब्जेक्टिव बना के डाल रहा हूँ, वो सॉल्व करना है, ठीक है। और उसमें कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है वो भी दिख जाता है बेटा, ठीक है, कि किसने गलत आंसर किया है, किसने सही आंसर किया है, वो सारी चीजें भी दिख जा रही है ना। तो ज्यादा अच्छा है व्हाट्सएप से अच्छा कि हम अब टेलीग्राम यूज करें, वो चीज ज्यादा वो करें। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा, वो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल हमको सॉल्व करते ही चलना है ना, क्योंकि मैं इधर से डालते चल रहा हूँ, डालने से ही नहीं हो रहा है ना, इधर रिस्पॉन्स भी चाहिए। मैंने खैर अभी जो कल जो डाले था वो तो डेमो में डाला था, मैं कुछ ट्राई मार रहा था, है ना, कि कैसे बनाना है, कैसे हो रहा है उसमें, लेकिन सब बढ़िया है। अब 10-10 क्वेश्चन की या 10 से ज्यादा क्वेश्चनों के क्वेश्चन बना बना के डालूंगा, तो थोड़ा सा वो साथ में अपने पास में जो भी 12th वाले बच्चे हैं उन लोगों को बता दो, 11th में जो गए बायो लेना चाहते हैं उन लोगों को बता दो क्लासेस का, और जो यूट्यूब तो वाला है। पट्टन में भी रहोगे क्या 11th की? बेटा पट्टन में 11th की नहीं ले पाऊंगा, सिर्फ हाँ अंगटाई के लिए, पट्टन में नहीं। हाँ पर मैं जी नोट्स सर। प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर भी नोट्स जरूर दे दूंगा, पर क्लास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बेटा टाइम नहीं है। अगर हाँ अगर हुआ जब ओपन होता है सब कुछ और लगता है ऐसा कि वहां ओपन करने का टाइम रहेगा, तो फिर शायद हो सकता है कि क्लास चालू रहे वहां, पर वहां पर 12th की ही रहना है, ठीक है। यस। ठीक है, जो भी और जो नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे भी यूट्यूब पे भी जो चैनल बना हुआ है बायोलॉजी बाय डी बारंगे वाला, है ना, उसको सब्सक्राइब कर लो, और उसमें जो भी वीडियो है उनको लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलना, है ना। बहुत कम लोग करते हैं, इतने सारे लोग जुड़ते हैं लेकिन सब बोलते हैं हमने किया हमने किया, जब वहां जाके देखो कुछ भी नहीं है उसमें, 2 लोग 3 लोग, वाह। तो थोड़ी सी इस चीज पर भी ध्यान दे दो, थोड़ा सा जो लोग हैं ये चीज भी हम थोड़ी सी कर सकते हैं, है ना। जब उसको देख रहे हैं वीडियो तभी उस पर लाइक पे भी वो कर दो ना, भले ही शेयर मत करो पर लाइक ही कर दो, काफी है इतना, है ना। ठीक है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं किया है वो टेलीग्राम कर लो और उस पे ज्वाइन हो जाओ बेटा ग्रुप में। तो उसके लिए हमारे जो एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये नीट जीएनटी वगैरह हो गए, पीएटी हो गया, अपना 12th बोर्ड के लिए जो बनना है, वो बहुत सारे वहां से ऑब्जेक्टिव हमारे तैयार हो जाएंगे और चलते फिरते में तैयार हो जाना है ना। पर ज्यादा भी मोबाइल भी यूज नहीं करना है, मैंने कल भी बोला था कि ज्यादा भी मोबाइल यूज नहीं करना है सारे लोगों को। एक टाइम बना लो, एक टाइम ड्यूरेशन बना लो कि इतने ही टाइम हमको मोबाइल चलाना। ये क्लास वाला तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो सर टाइम है। हाँ आप क्लास की टाइमिंग चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, अभी सारे लोगों से बात नहीं हुई है क्योंकि ये टाइम ही मेरे हिसाब से अभी सुटेबल में है, और अगर ये चेंज करते हैं तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाना है। यस। फिर ये टाइम थोड़ा सा ऐसे भी है ना कि मेंटेन टाइम चल रहा है और सब लोगों ने शेड्यूल बना चुके हैं, और मैं भी 2 महीने से वो कर रहा हूँ, तो मेरा भी ये शेड्यूल बन गया है, तो इस टाइम में फिर दूसरी चीजें अपनी दूसरे टाइम पे एडजस्ट हो गई है ना। तो अभी अभी टाइम चेंज करने का उतना कुछ नहीं है, मुश्किल है। हाँ एक चीज और रहेगी कि हमारी ऑनलाइन क्लास जब जैसे ऑफलाइन जब चालू भी हो जाएगा, तो भी 1 घंटे की या जो 40 मिनट की क्लास है वो ऑनलाइन हमेशा ही चलते रहेंगी, तो ये भी चीज याद रखना,
है ना। जो ज्वाइन करना चाहेंगे वैसे ऐसे भी ज्वाइन करते रहना आगे भी, या यूट्यूब पे तो वीडियो बन के बिल्कुल डलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ का डेली ही डलता रहेगा। या सिंपल सी बात, अब लाइफ टाइम जब तक इस फील्ड में हूं तब तक तो एक ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की जरूर चलते रहेंगी, और वो डिपेंड करेंगी कि किस तरह से उसमें सिलेबस क्या चलाना है, या कंपटीशन एग्जामों को लेके चलना है। मेन तो उसमें चलूंगा मैं कंपटीशन एग्जाम को लेके, है ना। ठीक है, तो ये डायग्राम तैयार करना है, कल मॉर्निंग तक सारे लोगों के ग्रुप में पहुंच जाना चाहिए। ये भी एक उसमें जोड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। ये डायग्राम में यहाँ पिछले इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जर्मिनल इपिथेलियल है, तो यहाँ पर क्या, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये जर्म सेल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, तो ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट ही है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, फिर द्वितीयक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। फिर ये जो संरचनाएं थी, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना बेटा, जो स्पर्मेटिड रहते हैं, ये स्पर्मेटिड गोल होते हैं, ठीक है, और अचल होते हैं। जब उसमें कायांतरण होता है, जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो ये स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, चल संरचना होती है, और यही शुक्राणु कहलाती है। छोटा सा अंतर है, लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है ना। तो नर युग्मक वो बोल देता है कि स्पर्मेटिड नर युग्मक कैसा है, बोला क्या उसने, स्पर्मेटिड मतलब क्या हो गया, अचल हो गया वो, और कैसा है, गोल है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि शुक्राणु सिर धड़ पूंछ में होता है, तो शुक्राणु क्या है बेटा, स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। तब ये चल संरचना और सिर धड़ पूंछ में है, लेकिन जब वो स्पर्मेटिड में है तो वो गोल ही संरचना है, ठीक है बेटा। जी सर। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे वृषण की अनुप्रस्थ, ये आंतरिक संरचना है ना। तो आंतरिक संरचना में क्या चीज हो रही, छोटी सी चीज जो अभी बहुत बार रिपीट हो गई, जर्मिनल सेल रहती है, यहीं पर क्या होता है, सेकेंडरी ooगोनियम कहलाती है जो, और फिर प्राइमरी ooसाइट बनते हैं। प्राइमरी ooसाइट में क्या होना है, विभाजन होना है, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या सेकेंडरी ooसाइट में अब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इससे और एक बार विभाजन हो रहा है और स्पर्मेटिड बनना है, और ये जो स्पर्मेटिड बनते हैं ये कहाँ पे धसे हुए रहते हैं, सार्टोली सेल में धसे हुए रहते हैं। और ये सार्टोली सेल क्या करती है, पोषक पदार्थों को जमा करके अपने आकार में बड़ी हो जाती है। जब ये शुक्राणु में यहाँ पे कायांतरण हो रहा है ना, जब ये यहाँ स्पर्मेटिड से ले स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हो रहा है, तो उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। साथ में यहाँ पर देखो ये इंटरस्टाइटल सेल रहती है ना, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं भी बोलते हैं, जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती है, और यहाँ पर शुक्राणु निर्माण में मदद करती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, इंटरस्टाइटल सेल, इंटरस्टाइटल सेल्स की लीडिंग सेल भी कहते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती है, ठीक है। तो अभी तक कम से कम यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव बन गए बेटा, ठीक है। अब 2 नंबर के इसमें यहां से क्वेश्चन बनता है कि सार्टोली सेल का क्या कार्य होता है, तो सार्टोली सेल का क्या कार्य होता है, तो ये इतना पैराग्राफ बता देना है यहाँ से कि भैया सार्टोली सेल यहाँ पे शुक्राणु जनन नलिकाओं के अंदर में परिधि की ओर रहती है, आकार में बड़ी होती है, और इसके अंदर में पोषक पदार्थ जमा होता है, और इसमें स्पर्मेटिड धसा हुआ रहता है, और शुक्राणु को ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है पुरुषों में द्वितीयक अंगों का हार्मोनल नियंत्रण समझाइए। तो क्या हो रहा है,